स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्रैश कोर्स केमिस्ट्री 12th की 3rd क्लास को। हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक वे से जिससे हम क्या हो बोर्ड के एग्जाम में एक हाईएस्ट मार्क लाएं, और हम मैं सिखा भी रहा हूँ साथ साथ में कि किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग वो टॉपिक कितना वैल्यू रखता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से थ्योरी आती है और कहाँ से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, हमने कल एंड किया था, हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें पता रहता है कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है उसको, इसीलिए हम फ्लो चार्ट का यूज करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइन वाइज हमें थोड़ा कम समझ में आता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट होता है, उससे पता रहता है हमें किस फ्लो में क्या क्या पॉइंट किस किस टाइम पे कैसे पढ़ने हैं। मैं नोट डाउन भी करा रही हूँ कहाँ से थ्योरी आती है, कहाँ से इंपोर्टेंट्स है, कहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करें आज केमिस्ट्री की 3rd क्लास को, क्लास 3rd को। हमने एंड किया था कल मोलरता और मोललता पे, उसके बाद फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आज मोल अंश को। हम क्या पढ़ेंगे आज? मोल अंश को। मोल अंश, इसको हम हिंदी में मोल प्रभाज भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले हम समझेंगे कि मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है। अंश का मीन्स समझ आ रहा है? देखो अंश क्या होता है। अंश किसी का निकालना है। अंश, अंश का मीन्स होता है किसी ने कितना पार्टिसिपेट किया है, उसका कितना है। अंश का मीन्स होता है कि उसका भाग कितना है। जैसे हम सिंपल में समझेंगे, मान लिया आपका एग्जाम कितना का होता है, आपका एग्जाम होता है 500 मार्क का। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 500 हुआ। मैंने माना आपके मार्क आते हैं 400, राइट। तो फ्रैक्शन आपको जानते हैं, फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, फ्रैक्शन का मीन्स होता है किसी चीज का रेशियो निकालना। तो सीधी सी बात है, मोल अंश का मीन्स होता है हम रेशियो निकालेंगे किसी के पार्टिसिपेट में। कुल, जैसे मान लो कि कुल में उसका पार्टिसिपेट कितना है। जैसे मान लो एक बच्चा था हमारा, उसके मार्क कितने? 400 मार्क है। टोटल कितना है? 500। तो हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मींस रेशियो निकालना है कि टोटल में इसका कितना है। तो टोटल कितना है? 500, और इसका कितना है? 400। तो इसका रेशियो कितना आया? जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो आया 4/5। इसका रेशियो आया 4/5। समझ आ रहा है कि किसी चीज का हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन का मींस, देखो इसका इंग्लिश हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में एकदम क्लियरिटी से आ रही है। कुछ वर्ड हिंदी में अच्छे समझ आते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में अच्छे समझ आते हैं। फ्रैक्शन का मींस होता है किसी का रेशियो निकालना, और रेशियो का निकालना है, ये देखना है हमें, सीधी सी बात है, टोटल चीज में किसी एक ने कितना पार्टिसिपेट किया हुआ है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चों ने 100 रुपीज को क्या किया? इकट्ठा किया। ठीक है, और एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चे ने वहां पे 1 रुपया डोनेट किया। या तो समझ आ रहा है? तो हमें यह देखना है कि टोटल में इसका पार्टिसिपेट कितना रहा, और वो भी किस में देखना? रेशियो में। समझ आ रही है कि हमें देखना है कि टोटल में इस बच्चे का पार्टिसिपेट कितना रहा, और किस चीज में देखना है? फ्रैक्शन में, रेशियो में देखना है। ऐसे तो हमें पता है कि 100 में उसका पार्टिसिपेट 1 का रहा, लेकिन डायरेक्टली नहीं देखना, हमें रेशियो में देखना है। तो इसी चीज को हम क्या में देखें? रेशियो में। तो रेशियो में देखेंगे कि 1/100, तो हमें पता चलेगा कि इसका रेशियो जो आया बच्चे का पार्टिसिपेट का, वो आया 1/100। इसको परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या करें कि अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने परसेंट रहा? तो बच्चे का पार्टिसिपेट रहा 1%। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, किसी का पार्टिसिपेट टोटल में कितना रहा, उसका रेशियो ही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम डिफाइन करना सीखेंगे मोल। वैसे मैंने मोल को डिफाइन करना बता दिया था, अब उससे सीखेंगे हम किस किस के मोल डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मोल जो फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, उससे बोर्ड में न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मैंने देखा लमसम हर बार एग्जाम में इससे एक न्यूमेरिकल आता है मोल फ्रैक्शन में, और मैंने देखा है कि यूरिया वाला बहुत ज्यादा आता है। एक क्वेश्चन है यूरिया का, मोल फ्रैक्शन का मैं कराऊंगा, वो बहुत ज्यादा आता है। तो यह समझ में आया? हम पहले सीखेंगे कि मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोलों को। हमें मालूम है कि इंटर में 12th क्लास में हम केवल क्या पढ़ेंगे? हमें पढ़ना है वन तो विलय पढ़ना है,
और 1 विलायक। आपको मैंने बताया था कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें विलायक हमेशा एक ही होता है और विलय एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैंने बोला था 12th में आपको क्या पढ़ना है, 12th में आपको ओनली ये पढ़ना है कि एक ही विलायक लेना और एक ही विलय लेना। ऐसा सॉल्यूशन पढ़ना है आपको जिसमें एक विलायक होगा और एक विलय होगा। यहाँ पे मोर देन वन का कोई भी रोल नहीं है। तो हमारे पास क्या एक बिलियन है, हमारे पास एक बिलियन है, सॉल्यूशन है, उसमें क्या है एक ही विलय है और एक ही विलायक है। तो सीधी सी बात है, हम मोल किसी के भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो विलय है चाहे विलायक है। यहां तो समझ आ रहा है। तो हम दोनों के मोल ही डिफाइन कर सकते हैं, विलय का मोल भी डिफाइन कर सकते हैं और विलायक का भी मोल डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मोल का फॉर्मूला है वो सिंपल में क्या है, मोल संख्या मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्या था इसका फॉर्मूला, भार। भार से समझ में नहीं आया था, मैंने बोला था कुल भार ले लिया करो, यहाँ पे क्लियर आ जाएगा, कुल भार। ठीक है, और नीचे क्या था, अणुभार। तो मैंने बोला था अणुभार जिसके समझ में ना आए तो ये ले लो कि जो हमारा पदार्थ जो भी है उसके एक अणु का भार। तो पदार्थ के एक अणु का भार। यहां तो कोई डाउट नहीं है, आपको जानते हो आप भार को बोलते हैं वेट, भार को वेट बोलते हैं, अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो था हमारा नॉर्मल फॉर्मूला, किसी के मोल डिफाइन करने का नॉर्मल फॉर्मूला। अब हमें पता है हम विलय के भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं और विलायक के भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो कैसे, हमें मान लिया हमें विलय के मोल को डिफाइन करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मोल संख्या है तो हम बताएंगे कि किसके मोल संख्या। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो इसे, यहाँ पे मोल संख्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि किसके मोल है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी पता ही नहीं हम किसके निकाल लें। तो हम जिसके भी मोल निकालेंगे तो बताना तो पड़ेगा, अरे बताना तो पड़ेगा, बताना अब मैं बोलूं कि आप पढ़ लें तो पता नहीं चलेगा ना। मैं बोलूं आप 12th में पढ़ लें, आप क्लियरिटी आई कि हाँ किस क्लास में पढ़ लें। यहाँ पे लिखा तो है कि मोल संख्या, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर तो नहीं हो रही है कि किसके मोल है। अगर हमने ऐसे लिया विलय के मोल निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, विलय की मोल संख्या। देखो अब क्लियर है ना कि विलय के मोल निकालना है, सीधी बात है, जिसके भी मोल निकालेंगे हम यहाँ पे उस बता देंगे कि हम उसके मोल डिफाइन करने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल नंबर ऑफ किसके निकालेंगे, मोल नंबर ऑफ सॉलिड। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, भार किसका लेना है भाई, उसी का तो भार लेंगे जिसके मोल निकालेंगे हम। तो यहाँ पे भार देखो, यहाँ पे भार भी यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करो जहां पे तुम मिस यूज करते हो। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि हम विलय यूज कर रहे हैं या विलायक यूज कर रहे हैं। विलय क्या यूज करेंगे तो हर जगह पे विलय पुट कर लेंगे, और विलायक यूज करेंगे तो हर जगह पे विलायक पुट कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, मोल संख्या था, किसी का नाम नहीं लिखा था, विलय के डिफाइन कर रहे थे तो हमने विलय का यूज किया, लेकिन विलय के मोल निकालने वाले। अब यहाँ पे भार लिखा है खाली, लेकिन भार से पता चल रहा है किसका भार है, नहीं ना, तो जिसके निकालेंगे हम उसके लिख लेंगे। यहाँ पे किसका भार लेके यूज करेंगे, विलय का। तो सीधी सी बात है, विलय भार, विलय भार यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, विलय भार मीन्स सॉल्यूट वेट, सॉल्यूट वेट का यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, अब अणुभार भी क्लियर नहीं है, तो मैंने बोला जिसका आप मोल्स नंबर निकालेंगे हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसका नाम पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। आप जिसके मोल्स नंबर डिफाइन करेंगे उसका नाम यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या है, मोल संख्या तो हमने लिख दिया विलय की मोल संख्या, यहाँ पे भार तो हमने लिख दिया विलय का भार, और यहाँ पे अणुभार तो हम लिख देंगे विलय का अणु भार। यहां पे क्या होगा, विलय का अणुभार, तो क्या लिखेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है हमारा, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, जिसका भी आप मोल नंबर निकाल लें, यहाँ पे क्या करना है, उसका नेम पुट कर देना सब जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। यहाँ पे भार लिखा है भार, लेकिन ये बता नहीं रहे किसका भार।
यहाँ पे लिखा अणुभार, ये बता नहीं रहे किसका अणुभार, यहाँ पे लिखा मोल संख्या तो बता नहीं दिया, जिसका निकालेंगे उसका नाम पुट कर देंगे। हमें निकालना है किसका है, विलेय के मोल नंबर्स, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे विलेय की मोल संख्या, यहाँ पे भार विलेय का भार, यहाँ पे अणुभार विलेय का अणुभार। क्लियर है, फॉर्मूले का यूज इसी का होगा, लेकिन क्या करना है जिसका निकालेंगे उसका नेम पुट और कर देना है। मैंने बोला हम इसके भी निकाल सकते हैं मोलों की संख्या और इसके भी निकाल सकते हैं। तो विलेय के हमने सीख लिए, अब हम देखेंगे विलायक के मोलों की संख्या कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे विलायक के मोलों की संख्या को। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये तो आप सीख ही गए, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस क्या जहां पे आपने किसका यूज किया विलेय का, वहां पे किसका यूज कर देंगे विलायक का। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका डिफाइन कर लिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे विलेय के मोलों की संख्या, ये निकालना है, ये निकालना है, ये नहीं निकालना, विलेय की निकाल लिया, हमें निकालना है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, आपको जाना ऊपर लगाना है क्या अणुभार, जिसके भी निकालना है तो किसके निकालना है विलायक के, तो अणुभार भी किसका लगाएंगे और भार भी किसका लगाएंगे, दोनों का क्या लगाएंगे विलायक। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे विलायक का भार, और मैंने बोला ऐसा समझ में नहीं आया तो यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर लेना, कुल भार लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे विलायक का अणुभार, अणुभार, यहाँ पे तो लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे क्या लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे तो ब्लैक यूज कर रहे हैं ना, तो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट कर लो इसको, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी की तरह होगा, बस जहां पे अपने ने किसका यूज किया विलेय का यूज किया, वहां पे विलायक का। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं, विलायक के मोलों की संख्या भी निकालते हैं। आपको पता है हम विलायक के विलयन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, विलेय एंड विलायक, तो हम विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे पार्टिसिपेट कितना है, यहाँ पे क्या देखना है हम पार्टिसिपेट कितना है, इसको दिखाते हैं हम, शो करते हैं किससे, इसको कैपिटल एन से शो करते हैं, और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से। मैंने बताया भी था कैपिटल स्मॉल का मींस क्या होता है, सीधी सी बात है, विलेय जो होता है उसका अमाउंट क्या होता है स्मॉल होता है, कम होता है, इसलिए स्मॉल नंबर का यूज करते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है विलायक जो होता है उसका अमाउंट हाई होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए उसके कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। यहां तक समझ आ गया, आप समझेंगे हम मोल अंश का मीन्स क्या होता है, मोल अंश का मीन्स क्या होता है। मान लिया कि हमने क्या लिया, हमने एक सॉल्यूशन को बनाया, सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा विलेय भी होगा और इसमें विलायक भी होगा। माना दोनों यहाँ पे विलेय और विलायक हैं, इसमें विलेय के मोलों की संख्या मान लिया कि 2 है और विलायक के मोलों की संख्या मान लिया 6 है। तो मैंने अभी समझाया था, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि टोटल में से उसने कितना पार्टिसिपेट किया है, विलेय ने या विलायक ने। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 8 हो गए। अब हमें टोटल तो 8 हो गए, अब हमें पार्टिसिपेट देखना है टोटल में किसका कितना है। अब मान लो टोटल तो हमारे पास 8 है, विलेय ने कितना पार्टिसिपेट किया 2 का, और हमें पता है कि पार्टिसिपेट को निकालना है किसमें, रेशियो में, किसमें निकालना है रेशियो में। तो सीधी सी बात है पार्टिसिपेट इसने 2 का किया और टोटल के सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, रेशियो को निकालने वाले हैं। तो रेशियो क्या आएगा इसका 2/8, समझ में आ रहा है, टोटल के सापेक्ष क्या, टोटल जो मोल्स थे इसमें इसने कितना पार्टिसिपेट किया 2 का किया। अब देखना हमें विलायक का, अब टोटल कितना है 8 और विलायक ने कितना पार्टिसिपेट किया 6, तो हमें क्या देखना है इसके पार्टिसिपेट को किसमें देखना है रेशियो में। तो इसका पार्टिसिपेट का रेशियो कितना आएगा 6/8, समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टोटल देख लो और टोटल में ये देख लो कि विलेय का कितना पार्टिसिपेट है और वो भी किसमें देखना है रेशियो में, विलायक का कितना पार्टिसिपेट है वो भी किसमें देखना है रेशियो में, दोनों को रेशियो में डिफाइन करना है। तो मोलों की संख्या क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब क्या डिफाइन करना, हमें मोल अंश कैसे निकालते हैं। देखो मोल अंश का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे क्या होगा मोल अंश, हमें डिफाइन क्या करना है मोल अंश। मोल अंश का मीन्स मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। मोल फ्रैक्शन का मीन्स क्या है? मोल फ्रैक्शन का मीन्स है कि हमें टोटल पार्टिसिपेट में ये देखना है कि इसका कितना पार्टिसिपेट, और वो भी किस में देखना है? रेशियो में देखना है। ठीक है ना, ये बात कई बार मैंने रिपीट की है, थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि टोटल में इस किसी भी एक का पार्टिसिपेट कितना है, वो भी पार्टिसिपेट देखना हमें रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। तो मोलों का अंश कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आता है, मान लिया कि हमें किसी का निकालना है, किसी भी पार्ट्स का, मान लो यहाँ पे निकालना हमें विलय का। किसका मोल अंश चाहिए हमें? मोल अंश चाहिए हमें विलय का। यहाँ पे किसका? विलय का मोल अंश चाहिए। तो सीधी सी बात है, अब विलय का पार्टिसिपेट देखेंगे हम टोटल मोलों में कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल मोल किसके है? टोटल मोल विलय और विलायक दोनों के हैं। तो हमें किसका पार्टिसिपेट देखना है? विलय का पार्टिसिपेट देखना है। तो ऊपर किसके मोल आएंगे? इसका मीन्स ये हुआ कि टोटल मोल तो हमने इतने इकट्ठे कर लिए, टोटल मोल इतने इकट्ठे कर लिए, इसमें विलय ने कितना पार्टिसिपेट किया, वो भी काज में देखना है, रेशियो में। तो यहाँ पे ऊपर क्या लेंगे हम? ऊपर लेंगे हम विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे? तुम्हें पता नीचे क्या लेते हैं? टोटल। तो हम यहाँ नीचे लेंगे कुल मोलों की संख्या। क्या लेंगे? कुल मोलों की संख्या। मैंने ये तो बताया था, किसी का भी आप अंश निकालेंगे तो उसका पार्टिसिपेट, चाहे वो किसी भी चीज में, पैसों में है तो उसका ऊपर ले लेंगे पैसे, नीचे कुल पैसे, मोल में है तो ऊपर ले लेंगे मोल, नीचे कुल मोल, किसी भी चीज में नंबर में है तो ऊपर ले लेंगे उसके नंबर, नीचे कुल नंबर। तो क्या होता है, हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट निकालना है एक रेशियो में। तो यहाँ पे पैसे तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? मोल में। उन्होंने पार्टिसिपेट किस में किया है? मोल में पार्टिसिपेट किया। तो सीधी सी बात है, हम क्या लेंगे? मोल में ही उसका रेशियो निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जिसका भी पार्टिसिपेट निकालना है आपको रेशियो में, तो उसके मोल आप ऊपर ले लेंगे और कुल मोल नीचे ले लेंगे। इसे सेकंड टाइप से भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो विलय का मोल अंश है यहाँ पे, तो विलय का मोल अंश निकालना है, हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इसका सिंबल ये, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? विलय लिख देंगे। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। और आप जानते हैं विलय के मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं? मैंने बोला था अभी, इस मोल अंश से। अब एक बात बताओ, कुल मोल किसके होंगे? अरे विलय और विलायक दोनों के ही तो हैं टोटल मोल। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कुल मोलों को विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक, शॉर्ट में लिख दूं, विलायक के मोलों की। कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल तो है, सीधी सी बात है। हमें पता है कुल मोल है, यहाँ पे कुल मोलों की संख्या। तुम्हें पता है कुल मोल किस किस के हैं? कुल कैसे निकालोगे आप? विलय के मोल और विलायक के मोलों को अगर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कुल मोल बन गए। तो चाहे तो आप कुल मोलों की संख्या लिख दो, चाहे यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या लिख दो, बात तो एक ही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा अगर नॉर्मली देखें हम, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे? विलय कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर क्या था हमारा? विलय की मोलों की संख्या एंड कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या किसके वजह से थी? विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बस ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। और इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो समझ आ गया। हम किसका निकाल सकते हैं? मैंने बोला मोलंस हम किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मोलों की संख्या किसी की भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे मोलंस भी किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ सोचो कि हमने कोई भी चीज को इकट्ठा किया, तो हम तो किसी का भी पार्टिसिपेट निकाल सकते हैं ना, किसने कितने परसेंट इसमें इकट्ठा किया है। जैसे मान लो किसी भी चीज का हम किसी चीज के लिए डोनेट कर रहे हैं हम, तो डोनेट करके हमने कोई भी चीज पैसे बहुत सारे इकट्ठे किए, तो हम किसी का पार्टिसिपेट भी निकाल सकते हैं ना, कि इस टोटल डोनेशन डोनेट जो किया हुआ उस पैसों में किसी का पार्टिसिपेट कितने परसेंट है। तो पार्टिसिपेट हम किसी का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मोलों के मोल अंश भी किसी का निकाल सकते हैं। यहाँ समझ आ गया विलय का। अब हम किसका निकालेंगे? अब निकालेंगे विलायक का मोल अंश। अब हम देखेंगे विलायक का मोल अंश। तो विलायक का मोल अंश क्या होगा? विलायक का मोल अंश। विलायक का मोल अंश क्या होगा? विलायक का मोल अंश होगा, सीधी सी बात है, ऊपर क्या लेंगे हम? मैंने बोला जिसका भी पार्टिसिपेट निकालते हैं वो ऊपर लेते हैं, टोटल नीचे लेते हैं। तो आपका किसका निकालना है पार्टिसिपेट? विलायक का। तो विलायक का ऊपर ले लेंगे, टोटल नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या अपन यहाँ पे क्या होगा? कुल मोलों की
संख्या। और मैंने बोला कुल मोल किसके हैं, विलय और विलायक दोनों के कुल मोल है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर तो सेम ही रहेगा और नीचे क्या कर सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, इसको दिखा सकते हैं इससे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, विलायक कर देंगे हम, विलायक कर देंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कैपिटल एन, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम स्मॉल एन, और यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे हम, कैपिटल एन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना विलायक एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, समझ आ गया दोनों। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसे नोट करो।